Hello everyone, welcome to Unlearn, an initiative by Unacademy. So this is me myself, Tamugna Ghosh. I secured All India rank 3rd in AIMS and All India rank 93rd in JEE Advanced. Currently I am pursuing MBBS at AIMS New Delhi. I also have a YouTube channel in my name, Tamugna Ghosh, where I tell you about the different strategies, tips and tricks to crack the exams. So as you can see, this is Unacademy Plus platform. There are different subscription schemes as stated here, and there's a 12-month scheme. So for all those who are in class 12th, or if you are repeating the year, you can definitely avail this. It will require you to pay 25,000 over an entire year. And if you are in class 11th, you can avail the 24-month scheme, where you can see that the per month the cost is very less. Good news for you is that I'll be teaching in Unacademy Plus live as well. So, and especially for you, I have made sure that you don't need to pay 25,000. Okay, so you can avail a 10% discount and you'll have to pay only 22,500 over an entire year, not 25,000. For that, you need to use my promo code TG10. So using this code you will get the 10% discount, and I will be teaching in live in Unacademy Plus, so you'll have access to all my courses. So these are the photos of all the educators who teach live in Unacademy Plus. And Unacademy Plus has everything, be it courses, be it test series, be it doubt clearing sessions in all the subjects: physics, chemistry, maths, biology. So today's topic is very vital. It is the first thing that you should know before starting to prepare for any exam, that is the syllabus. राइट अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता, आपको नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे. सो सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है. तो आज का टॉपिक है फिज़िक्स सिलेबस फॉर नीट और एम्स, दैट इज़ द मेडिकल डिवीज़न. तो मेडिकल एंट्रेंस के लिए जो सिलेबस है फिज़िक्स का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो यूनिट 1 में आता है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट. ठीक है, तो इसमें जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें होता है, फिज़िकल वर्ल्ड, ये सब आता है. इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन. ये वाला लीस्ट काउंट, इससे तो क्वेश्चन हर एक साल आता है, और ये सब में मैं वीडियोस बनाऊंगा एंड इन दिस चैनल ओनली. सो डू वॉच, क्योंकि मैं हर एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें मैं वीडियोस बनाऊंगा रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, एंड थ्रू दैट आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ताकि जो ईजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से कर पाओ. ठीक है, एट फर्स्ट ये इंश्योर करो कि आप ईजी और मीडियम क्वेश्चन अच्छे से करो, फिर गो फॉर द डिफिकल्ट. ठीक है, सो मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर. तो यहाँ पे इस यूनिट 1 में ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है. सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एरर्स इन मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये मजाक लगता है बहुत चिंदी चीज़ है, ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन डुएबल होता है अगर आपको पता है कैसे करना है. ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर नहीं करना. ठीक है, और डायमेंशनल एनालिसिस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट 2 पे आता है. यूनिट 2 है काइनेमेटिक्स. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स एज यू नो, या अगर काइनेमेटिक्स आपका क्लियर है तो आगे का बहुत चैप्टर्स भी आपके लिए आसान होगा. ठीक है, काइनेमेटिक्स का बहुत एप्लीकेशन मिलने वाला है क्लास 12th में भी. तो काइनेमेटिक्स में देखो बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया. ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इट कैन बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, राइट. फिर पोजीशन टाइम ग्राफ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और काइनेमेटिक्स के लिए स्पेशली आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए. ठीक है, कैलकुलस और वेक्टर का जो बेसिक है, कैलकुलस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और वेक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, और ग्राफ बनाना और ग्राफ को इंटरप्रेट करना, क्योंकि कभी कभी ग्राफ दे देते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं. तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए. फिर जो डेफिनेशन है, स्पीड का डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं. ठीक है,
और फिर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का प्रॉपर्टीज़, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ में जैसे बताया, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रिलेशंस उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि वेक्टर अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जैसे इधर लिखा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो बाय द वे ये जो पीपीटी में इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो डू चेक इट आउट, वहाँ पे पूरा आपको पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट में आते हैं, वो है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स का जो लॉज होता है, 3 लॉज, वो तो बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। सो फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मोमेंटम, ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, इम्पल्स, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे तो बहुत क्वेश्चन बनता है, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन जो है। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, जब नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। फिर स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होता है, कब काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है, रोलिंग फ्रिक्शन, ये आपका रोटेशनल मैकेनिक्स में बहुत काम में आएगा। फिर डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होता है, मतलब इसके पहले आपको स्यूडो फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ टाइप ऑफ स्यूडो फोर्स, तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो ये और इसका एप्लीकेशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नेक्स्ट यूनिट इज वर्क पर एनर्जी। ये भी देखो, जो यूनिट काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, ये 3 फंडामेंटल है। जैसा मैं अपने चैनल पे भी जो वीडियोस डाला उसमें भी मैं बताया हूँ कि ये 3 चैप्टर इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एंटायर फिजिक्स फॉर मेडिकल एंट्रेंस। ये 3 आपको क्लियर होना ही होना है, इसमें आपका कंसेप्ट अच्छा होना ही होना है, नहीं तो फिजिक्स में फंस जाओगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है। तो इसमें देखो, वर्क पर एनर्जी में वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं, उनका डेफिनेशन, फॉर्मूला, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज, वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर का कंसेप्ट, ठीक है। ये सारा आपको आना ही चाहिए। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, हुक्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है, इन 1 and 2 डायमेंशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी कंजर्वेशन लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कोलिशन है, इट कैन बी इलास्टिक, तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, अगर परफेक्टली इलास्टिक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होने वाला है, परफेक्टली इनइलास्टिक में 0 होता है, ठीक है। तो ये सारा आपको आना चाहिए। फिर आते यूनिट 5, विच इज़ द कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट पोर्शन ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ रोटेशनल मोशन। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। देखो, वैसे कंसेप्चुअली स्पीकिंग इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन यहाँ से उतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आता है। जो क्वेश्चन आता है वो डुएबल होता है, तो ये चैप्टर छोड़ना नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत लोग आपको नेगेटिव्स देंगे कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो आसान आता है। वर्क पर एनर्जी, काइनेमेटिक्स, फोर्स, ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये पक्का करना है। तो यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें हैं, तो ये कर लियो। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ पार्टिकल सिस्टम। फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, वैल्यूज ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, एक्सेट्रा। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स, उससे आप मतलब अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। रिजिड बॉडी रोटेशन का क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये आना चाहिए, एंड द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये लिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब देख सकते हो हर एक जो फिजिक्स का चैप्टर है, ये मैं अपने वीडियोस मतलब खुद के चैनल पे वीडियोस में भी बताया हूँ कि हर एक चैप्टर में कुछ लिमिटेड कंसेप्ट होता है,
बस वो मास्टर करो, यू विल बी मास्टर इन फिजिक्स। ठीक है, देखो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड है, तो कंसेप्ट पहले क्लियर करो, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स में बाद में जाओ, पहले मेक योर कंसेप्ट क्लियर। तो ये जो लिमिटेड चीज़ें हैं, ये लिमिटेड चीज़ें तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन, ये तो बहुत आसान सा चैप्टर है। तो इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको पता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो पता होना चाहिए, और उसका वेरिएशन विथ ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ। ठीक है, जब अर्थ के ऊपर जाओगे क्या होगा, अर्थ के अंदर जाओगे तब क्या होगा, जी कैसे वेरी करता है, ये आपको आना चाहिए। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आप तभी समझ पाओगे जब आपका वर्क पर एनर्जी चैप्टर क्लियर है। इसलिए मैं बताया कि काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, ये 3 चैप्टर फंडामेंटल है। ये तो अच्छे से मतलब कंसेप्ट जो भी है सारा आपको आना चाहिए, बहुत क्लियरली आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सारा आपको आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो मोर और लेस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेकिन फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट सेक्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये भी इट्स मोर ऑफ अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो इलास्टिक बिहेवियर, वो हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ये सारा डेफिनेशन आपको आना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप। ठीक है, फिर लिक्विड में प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, ये आना चाहिए। पैस्कल्स लॉ आना चाहिए। ठीक है, विस्कोसिटी, स्टोक्स थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, वो जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है इससे हमें पता चल जाता है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कम आता है तो स्ट्रीमलाइन होता है, ज़्यादा आता है तो टर्बुलेंट होता है। फिर बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल से आप जो फ्लूइड डायनामिक्स का प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर सकते हो। फिर सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ये फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ड्रॉप्स, बबल्स, कैपिलरी राइज। ड्रॉप्स में क्या होता है, बबल्स में क्या होता है। बबल्स में 40/R होता है, ड्रॉप्स में 2T/R होता है। ये सब आपको मतलब मैं ये सब चीज़ें डिटेल्स में पढ़ाऊँगा आपको इन द सब्सिक्वेंट वीडियो, सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ठीक है, फिर बबल्स एंड कैपिलरी राइज। फिर यहाँ पे कुछ थर्मल एक्सपेंशन, हीट टेम्परेचर के भी चीज़ें आते हैं, मतलब ये फ्लूइड में नहीं, ये मतलब हीट में बता रहा हूँ। कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र, कॉन्डक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फॉर्मूला आता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो आपको आना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट सेक्शन यूनिट 8 थर्मोडायनामिक्स पे। इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम कब होता है, कैसे होता है, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये तो आपको आना चाहिए। देखो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सारा आपको आना चाहिए। ठीक है, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेसेस में डिफरेंस क्या होता है, कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अ कार्नोट साइकिल, वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ये आसान है। इसमें लिमिटेड फॉर्मूले है, ये पता करना है। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस क्या होगा, वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग क्या होगा। ठीक है, फिर काइनेटिक थ्योरी किस एजम्पशन के बेसिस पे है, इस पे क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये क्लियर करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर का क्या कंसेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, आरएमएस स्पीड, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। मीन फ्री पाथ कैसे कैलकुलेट करोगे, एवोगाड्रोस नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हर एक का एक फॉर्मूला आता है, तो आपको हर एक चीज़ का एक फॉर्मूला, जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। आरएमएस स्पीड क्या होता है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये सारा आपको आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखो आप अगर सिलेबस अच्छे से पता करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ोगे, चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट, इवन इफ यू आर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, यू कैन स्कोर 100+ आउट ऑफ 180 नीट फिजिक्स।
ठीक है। अगर आप सही से मेहनत करते हो, अगर आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करते हो, तो राइट डायरेक्शन तभी होगा जब आपको सिलेबस पता होगा, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा देखना, फास्ट फॉरवर्ड मत करना। आगे बढ़ते हैं यूनिट 10 पे। सो यूनिट 10 इज़ रिगार्डिंग ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ठीक है। इट्स रिगार्डिंग ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है FHM का। सो यहाँ पे उतना कुछ पूछा नहीं जाता। यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपल पेंडुलम के बारे में पता होना चाहिए, एंड हाउ टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट। बस बाकी मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड निकालना, रेजोनेंस क्या है और डैम्प्ड मोशन क्या है, ठीक है। डैम्प्ड मोशन भी इम्पोर्टेंट है, डैम्प्ड। फिर वेव मोशन पे आते हैं। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, वो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका आगे भी काम में आने वाला है। जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी वी यूज़ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो ये आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव थोड़ा पता होना चाहिए। स्टैंडिंग वेव इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ये पता होना चाहिए। ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल मोड क्या होता है, ये पता होना चाहिए। हार्मोनिक बीट्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फार्मूला, एक ही फार्मूला आता है और उसका क्वेश्चन सॉल्वेबल होता है और वो क्वेश्चन आता है। डॉपलर इफेक्ट तो करना ही करना है, ठीक है। अगले यूनिट पे आते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है एंड इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डाइपोल, गॉसेस लॉ, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अगर आपको वर्क पर एनर्जी आता है तो आपसे हो पाएगा। ये कैसे कैलकुलेट करना है ये आना चाहिए। फिर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के प्रॉपर्टीज़, डाइलेक्ट्रिक्स, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और कैपेसिटर का हर एक चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। कैपेसिटर का जैसे विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ऑब्वियसली एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, चार्ज, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। यहाँ पे भी आपका काफ़ी सारा चीज़ें हैं और ये अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक करंट बेसिक डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, इसका ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, रेजिस्टिविटी, ये सारा आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ साथ आपको कलर कोड ऑफ रेजिस्टिविटी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन तो अतः इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या होता है, ठीक है, इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल। कर्चॉफ्स लॉ, दो लॉ आता है, फर्स्ट और सेकंड लॉ, वो उसका एप्लीकेशन। और व्हीटस्टोन ब्रिज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये सारा आपको आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन क्लास 12। फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करता है, बाय बायो-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। ये दो लॉ और इनका जो इक्वेशन है ये आपको आना चाहिए, बायो-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। इनका एप्लीकेशन, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपको आना चाहिए अच्छे से। और मैग्नेटिक डाइपोल ये आना चाहिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, हिस्टेरेसिस, ये सारा आना चाहिए। और एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड परमानेंट मैग्नेटिक्स। तो यहाँ से थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी एक दो आते हैं और अर्थ मैग्नेटिज्म भी एनसीईआरटी में जितना दे रखे उतना बढ़ के जाओ, काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो, फिजिक्स इज़ नॉट ओनली अबाउट न्यूमेरिकल्स, इट हैज़ थियोरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल। तो वो सारा आपको अच्छे से आना चाहिए। जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, थियोरेटिकल क्वेश्चंस। क्योंकि देखो ऐसा होता है, रेशियो 70 न्यूमेरिकल्स 30 थियोरेटिकल क्वेश्चन ऐसा पूछा जाते हैं। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड 30 कुछ कम नहीं है, राइट।
तो वो अच्छे से आना चाहिए। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स। अगर आपका वेव क्लियर है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि चीज़ें सिमिलर है, द इक्वेशंस आर सिमिलर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको फैराडेज लॉ आना चाहिए, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट आना चाहिए, लेंजेस लॉ आपको समझना है और एडी करंट्स थोड़ा समझना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट में देखो पीक आरएमएस वैल्यू आपको आना चाहिए, वोल्टेज, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस आना चाहिए, एलसीआर सीरीज सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। और अगर आप एसएचएम आपको समझ में आ गया तो आपके ये भी समझ में आएगा, रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर ये सब समझ में आएगा। पावर इन एसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टलेस करंट क्या होता है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर क्या प्रिंसिपल में वर्क करते हैं, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो भी चीज़ें लिखा है सारा पढ़ के आना, कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाना, क्योंकि सपोज आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं छोड़ के जाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, और कुछ चीज़ आपको लगेगा कि बहुत आसान है, या तो मैं तुरंत ऐसे कर दूँगा, चुटकियों में कर दूँगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जो जो सीमिंगली ईजी थिंग है वहाँ से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया, और सीमिंगली डिफ़िकल्ट चीज़ से इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, ऐसा मत होने देना, आपको सारा चीज़ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एनसीईआरटी में जितना दे रखे है उतना पढ़ के आओ। स्पेक्ट्रम आपको आना चाहिए, ठीक है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स और तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स दो होता है, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस स्पेशली, मिरर फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेविएशन एंड डिस्पर्शन, ठीक है, प्रिज्म, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और इसका मैग्नीफाइंग पावर, ये सारा आपको आना चाहिए। देखो हर एक में एक ही फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आता है और ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा, ठीक है। सो डोंट लीव इट। फिर आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स पे वेव फ्रंट, हाइगेंस प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया है तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ कोहेरेंट सोर्सेज ये आना चाहिए, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आना चाहिए, ये सारा आना चाहिए, ठीक है। और जैसा मैंने बताया माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये आपको पता होना चाहिए, प्लेन पोलराइज लाइट पता होना चाहिए, ब्रूस्टर लॉ पता होना चाहिए, ब्रूस्टर्स लॉ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, म्यू इक्वल टू tan IP होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आना चाहिए आपको, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर ऑफ लाइट ये आना चाहिए, दैट इज़ लाइट का वेव नेचर तो होता है आपको पता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ये आना चाहिए। मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, और डी ब्रोगली रिलेशन ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली रिलेशन तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही चाहिए। और डेविसन गार्मा एक्सपेरिमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वैसे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें अल्फा आर्टिकल एक्सपेरिमेंट, वो गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड वो आना चाहिए, उनका मॉडल, एटॉमिक मॉडल, बोर्ड का एटॉमिक मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन एटम का जो भी थ्योरी है वो आना चाहिए, स्पेक्ट्रम आना चाहिए, कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस आना चाहिए, एटॉमिक मासेस, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी, ये सब केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी आपको आना चाहिए। गामा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव डीके, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूशन, ये सारा केमिस्ट्री में भी है, लेकिन फिजिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसको आप अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। थियोरेटिकल, मोस्टली थियोरेटिकल है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, ये इसमें सेमीकंडक्टर्स ही करना है, ठीक है। तो डायोड का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, IV कैरेक्टरिस्टिक उसका, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
फिर ट्रांजिस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो आना चाहिए, और लॉजिक गेट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, ठीक है। लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ठीक है, ये सारा आपको आना चाहिए। फिर लास्ट वाला चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे आपको बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स ये पता होना चाहिए, वेव प्रोपागेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, बस, ठीक है। ये उतने इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। देखो जो टेस्टिंग बॉडी है दे वांट यू टू नो अबाउट द प्रैक्टिकल्स एज वेल। सिर्फ आपको थियोरेटिकल नॉलेज, आपका थियोरेटिकल नॉलेज काफ़ी नहीं है, तो प्रैक्टिकल भी मस्ट बी इक्वली स्ट्रॉन्ग। अगर आप स्कूल जाते हो, रेगुलरली प्रैक्टिकल्स अटेंड करते हो, सो दिस वोंट बी मच ऑफ प्रॉब्लम टू यू। लेकिन अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो ये वाला पार्ट एक बार यूट्यूब से वीडियो या एक बार कुछ बुक से एक बार पढ़ के आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, सो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्क्रू गॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको पता होना चाहिए, मीटर स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए, यंग्स मॉड्यूलस, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ये पता होना चाहिए, कूलिंग कर्व पता होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आता है, स्पीड ऑफ साउंड कैसे मेजर करते हैं वो पता होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पता होना चाहिए, पोटेंशियोमीटर के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट मिरर्स एंड लेंस कैसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। और फिर पैरेलैक्स मेथड से जो हम मतलब ये निकालते हैं फोकल लेंथ वगैरह, ये आपको आना चाहिए। क्या है, प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपको आना चाहिए प्रिज्म के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ पीएन जंक्शन, ज़ेनर डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। ट्रांजिस्टर का क्या होता है ये आना चाहिए। और आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, डायोड है, एलईडी है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, रजिस्टर है, कैपेसिटर क्या है, ये आपको आना चाहिए। और यूज़ ऑफ मल्टीमीटर, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, सारा पार्ट इम्पॉर्टेंट है इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन से पार्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, कौन से पार्ट से इजी क्वेश्चन आएगा, तो कुछ छोड़ना नहीं है, हर एक पार्ट अच्छे से करके आना है। अभी भी हमारे पास टाइम है, हर रोज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आप पक्का अच्छा करोगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर से एक रिमाइंडर, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, डोंट पे 25,000। क्यों 25,000 फालतू का पे करोगे जब यू कैन पे लेस एज वेल। यू विल हैव टू जस्ट यूज़ द प्रोमो कोड TG10 ये प्रोमो कोड यूज़ करो, 10% डिस्काउंट लो। अनअकैडमी प्लस पे मिलते हैं लाइव क्लासेस में, और इधर भी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तो बाय फॉर नाउ, अच्छे से पढ़ो, तुम डेफिनेटली अच्छा करोगे।